भाई सबको नमस्ते। आज अपने साथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल्स मारे सो रवि दया पहलवान जी है। इन्होंने अपने हैदराबाद को वीर तेलंगाना केसरी, जो थर्ड वीर तेलंगाना केसरी अपने हैदराबाद में हो चुकी है एलपी स्टेडियम में। आज चीफ गेस्ट के साथ आए, चीफ गेस्ट के बन के आए सो है। अन्ना बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना, मिट्टू शिव अन्ना, इतने बड़े पर इंटरनेशनल पहलवान को अपने हैदराबाद में बुला के अपने हैदराबाद का दंगल को बहुत एक अच्छा नाम बना के दिए। पहलवान जी कैसा दिखा? पहलवान जी पहले अपने हैदराबाद को आए सो पहली बार है शायद आपको आना। सभी को नमस्कार। नहीं, मैं पहले भी आया हूँ। हाँ जी, तो पहले। पहले ये शिवा भाई थे एक बार पहले, ओलंपिक के पहले। तो एक बार ये ओलंपिक में मेडल आया तो ये आए थे हमारे पास। हाँ जी। और इन्होंने ना मेरे को एक मतलब गिफ्ट भी दिया था, मेरी मतलब एक बना के ऐसे। तो मेरी पहले ही भाई साहब से बात मुलाकात थी। और हैदराबाद से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे साथ तो आपके हैदराबाद के खिलाड़ी किशन हैं, देवी सिंह हैं, तो ये साथ हमने एक साथ पहलवानी की। हम एक रूम में ही थे। और हैदराबाद में तीन चार बार आ चुका हूँ। और बहुत अच्छा लगा। शिवा भाई ने काफी पहले बोला था कि ऐसे ऐसे आना है, तो बहुत अच्छा लगा। और हैदराबाद के लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान जी जैसा आपकी पहलवानी चालू हुई, कौन से एज से चालू हुई और इंटरनेशनल पहलवान बने जब तक कौन सी उम्र थी? आपकी जर्नी समझा सकते हैं क्या पहलवान जी? देखो, जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी पर छोटे छोटे थोड़ा हाँ। शॉर्ट में बताते हैं। मैं 2007 में पहली बार दिल्ली आया था। उससे पहले गांव में एक आध साल थोड़ी पहलवानी की थी। हमारे गुरु जी हंसराज जी, वहाँ से मतलब गांव में खेत हैं तो पिताजी खेती करते थे, तो वहीं पे चले जाते थे। एक आध साल गांव में की, कभी स्कूल में जाना तो कभी कभी चले जाते थे। फिर पिताजी को बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब बच्चा रेसलिंग करे, क्योंकि मेरे अंकल भी रेसलिंग करते थे, वो भी नेशनल स्तर तक तो खेले। तो पिताजी को यह था कि यार चलो हम नहीं हो पाए तो बच्चे कामयाब हों। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब अपने उससे ही शुरू कर दी। 10-11 साल का था, 11 साल का तो बच्चा क्या ही पता होता है। तो मैं 2007 में 76 साल आया, तो वही से शुरुआत थी। मतलब ये सोचा नहीं था कि क्या ओलंपिक होता, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि वह पिताजी ने बोला और मेरे को बोला कि आप जाओ, तो बस आप अपना खर्चा पानी हम देते रहेंगे। तो वही से शुरुआत हुई 2007 में। तो 3-4 साल तक तो यही था कि भाई चलो डंड मारो, प्रैक्टिस करो, अपना सो जाओ। कुछ पता ही नहीं था। हाँ जी। पिताजी घर पे लेके जाते, वो ही छोड़ के जाते, बस यही था। बस अपना अंदर कोच साहब थे हमारे, रामफल जी, और यशवीर जी थे, गुरु जी सतपाल जी आते थे, और हमारे जो सीनियर पहलवान थे सुशील जी, योगेश्वर, तो ये हमारे सामने थे। तो पर ये कमी आती है क्योंकि ये कैंप में, इंडिया कैंप में ज़्यादा रहते थे। तो वहीं से शुरुआत हुई। 2-3 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। 2-3 साल में थोड़ी थोड़ी समझ आई। तो 2010 में मैं पहली बार SGFI खेला सुकुल नेशनल, तो वहीं से शुरुआत हुई। और 2007 में आने के बाद मैं 13 में पहली बार इंटरनेशनल स्टेज पे खेला। पहले नेशनल चैंपियनशिप कोई हमारी वो कन्याकुमारी था, वो पहला नेशनल। तो मैं पहली बार वहीं पे फर्स्ट आया और वो टीम सीधी गई इस चैंपियनशिप के लिए, और वहीं पे मैंने सिल्वर मेडल जीता 2013 में। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। पहलवान जी अब 2020 में जब आपकी पहली इंटरनेशनल ओलंपिक को आप सेलेक्ट हुए, वो जर्नी कैसा था पहलवान जी? कैसा सुशील कुमार पहलवान जी का सपोर्ट था? अखाड़े वाले कैसा सपोर्ट करे आपको? देखो, कोई भी खिलाड़ी बनता ना, या खिलाड़ी, अब मैं तो मानता हूँ कि यार फील्ड में तो वो एक ये नहीं होता कि उसकी मेहनत होती है, उसके पीछे ना उसका बहुत बहुत एक सर्कल होता है। आपके फ्रेंड होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके कोचेज होते हैं, आपके मेंटर होते हैं, तो सबका सपोर्ट होता है। और उसके बाद भी ऊपर वाले की बड़ी दया होती है कि मतलब कोई बड़ा लेवल आप अचीव करोगे तो ये नहीं है कि आप ऐसे ही कर जाओगे। उसके लिए ना ऊपर वाले की बड़ी सपोर्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ना अपने सामने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को बहुत अच्छे स्तर पर जाते देखा है, और बहुत टैलेंटेडों को बहुत कम नीचे रहते भी देखा है। तो उसमें ना आपका लक भी बहुत काम करता है कि ऊपर वाला किस तरीके से, उसके बाद आपकी नीयत काम करती है, उसके बाद आपकी सोच काम करती है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर ही एक खिलाड़ी बनता है। तो 2000 ओलंपिक की बात करें तो मैं 2013 में इंटरनेशनल पहली बार हुआ, फिर 14 में भी मैं इंटरनेशनल चैंपियनशिप खेला। 15 में मैं काफ़ी अच्छी पीक पे भी था। जूनियर एशिया चैंपियनशिप में गया तो वहाँ पे मैं फर्स्ट आया, जूनियर एशिया चैंपियन बना, जूनियर वर्ल्ड में भी सिल्वर मेडल जीता। तो ये लगा कि यार एक अच्छी पीक मिल गई। पर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गया 2015 में, तो वहाँ पे मेडल तो आया मेरा सिल्वर, पर मैं इंजर्ड होके आया घुटने में। तो काफ़ी लोगों को काफ़ी उम्मीदें होगी कि भाई जूनियर वर्ल्ड में मेडल, पूरी टीम में मेरा अकेले का मेडल था, लड़के ग्रीको फ्री स्टाइल, तो मैं 30 में से मैं अकेले मेरा मेडल था। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद होगी, मेरे को खुद भी काफ़ी होगी, फैमिली को भी होगी कि भाई देखो अब तो मतलब अच्छा कर रहा है। तो पर मैं इंजर्ड था। मैंने कहा 2-3 महीने मतलब ऐसे निकले कि घुटना ठीक होया, और ठीक होते ही प्रो पहली बार हो रही थी, तो ऑक्शन में मैं था, तो मेरे को दिल्ली वाले ने खरीद लिया, दिल्ली की टीम में। और घुटना ठीक हुआ, तो घुटना ठीक होने के बाद कुछ दिन बाद ही मैं सीनियर स्टेट आ गई, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए दिल्ली स्टेट, तो मैं उसमें खेला। तो घुटना ठीक हो गया, वो खेला तो उंगली टूट गई बिल्कुल। मतलब ये टूट ऐसी गई, मतलब ये डली ही नहीं फिर वापस, ये इसको काटना पड़ा, काट वाट के डली, वो लीक भी निकल गई। उसके बाद थोड़ा ठीक होया तो फिर टाइफाइड वाइफाइड हो गया, मतलब काफ़ी एकदम डाउनफॉल हो गया काफ़ी। 1-2 टूर्नामेंट खेल लिया, उनमें भी मतलब जूनियर में या तो मैं
वर्ल्ड का मेडलिस्ट था, एशिया चैंपियन था। फिर जूनियर नेशनल में भी थर्ड बहुत मुश्किल से आया, मतलब थर्ड फोर्थ बाउट भी हार ही गया था, बस ऊपर वाले की बड़ी दया थी, मैं बच गया और मैं थर्ड आया। फिर उसके बाद थोड़ा ठीक होया, कोशिश करी, तो फिर बीमार हो गया ट्रायल के टाइम पे, फिर ट्रायल में भी लूज कर गया। तो ये लगा यार पता नहीं कौन सी राह पे ले जाना चाह रहा है ऊपर वाला, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि नहीं जॉब थी ना कुछ भी था। तो 1-2 साल ऐसा चला कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जॉब थी 1-2 आ रही थी एयरपोर्ट आर्मी में। मैंने मना कर दिया कि पिताजी बोले कि आप अपना गेम करो। पिताजी ने मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कभी से जीवन में, बस उन्होंने ये रखा कि यार तू अपना काम कर। घर में कोई ऐसा नहीं था कि हमारी बहुत विरोध था, कुछ भी नहीं था, बस 1-2 एकड़ जमीन थी, पर पिताजी मतलब दूसरों की जमीनों को लेके उनको बोना, उनको भी देना, फिर हमारे को बचाना। और फसल में तो आपको पता है कि क्या पता कल क्या हो जाए, फसल कभी खराब हो जाती है, कभी कुछ। तो 1-2 साल ऐसे ही चला, मतलब काफ़ी ना कोई जॉब, काफ़ी चीज़ें चली। फिर भी मैं चलो ठीक है, जो भी ऊपर वाले की दया से आराम आराम से पीक थोड़ी थोड़ी पकड़ी। 2018 में मैं फिर 17 में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खेला मैं, और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा, काफ़ी दिन बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैंने सिल्वर मेडल जीता। और मेरे एक ही ग्रुप में सारे के सारे अच्छे पहलवान थे, और मैं सिल्वर मेडल मैंने जीता। फिर वहाँ से थोड़ा ठीक होया, तो फिर अगले साल अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने सिल्वर मेडल जीता। फिर वही से फिर थोड़ी और चीज़ें, काफ़ी चीज़ ठीक होगी, और 2019 आ गया, फिर प्रो आ गई। प्रो में मैं हरियाणा एमर्स में था, तो हमारी टीम भी चैंपियन बनी। तो और मैं सारे के सारे मैच मतलब अच्छे तरीके से जीता, और वहाँ से एक अच्छा ये हो गया। फिर ये था कि जॉब जब भी नहीं थी, फिर थोड़ा सा और एक ट्विस्ट आया, थोड़ा एशियन चैंपियनशिप की ट्रायल थी, और ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया एशियन चैंपियनशिप के लिए 2019 वाली में, और सिलेक्शन हो गया। तो 1 वीक पहले की बात है, बस 1 वीक पहले जैसे जाना था, चाइना टीम जा रही थी एशियन चैंपियनशिप के लिए, और 1 वीक बचा हुआ था। तो हम इंडिया कैंप में थे सोनीपत, तो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, संडे था, सोचा कि आज रेस्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये लगा यार मतलब बोरिंग हो गए, क्योंकि रेसलर क्या होते हैं ना, मतलब पूरा वीक का तो उनका शेड्यूल होता है, संडे का उनको कोई शेड्यूल ही नहीं होता कि वो क्या करना है। सुबह 7-8 बजे के, यार बोरिंग में क्या करे। फिर हम सारे थे, मैं था, दीपक पुनिया था, तो आपस में चलो यार थोड़ा मैच प्रैक्टिस कराते हैं। तो गए, तो वो हॉल बंद पाया उस दिन, पूरा का पूरा हॉल बंद। फिर घूमे यार, अब क्या करे, गर्मी हो रही थी, मार्च अप्रैल की बात है शायद, तो गर्मी होगी। फिर मैं चलो वो बॉल देख लिया हमने, बास्केटबॉल, बोले चलो थोड़ी देर मैच लगा लेते हैं, पसीना आ जाएगा, थोड़ा शरीर खराब हो जाएगा। मैं चलो, तो मैच खेलने लग गए। तो मैच खेल रहे थे, तो आधा घंटा हो गया, अच्छा पसीना आ रहा था, और एकदम जैसे जंप लिया ना, एकदम टर्न हो गया था, यो एंकल बिल्कुल ऐसे गया एकदम, और मतलब एकदम कट देना भूल गया मौका यार, और एकदम इतना दर्द हो गया, मतलब चलिया ही नहीं गया। और 1 वीक के बाद ऐसे में जाना, और मौका यार ये तो बड़ा पंगा, मैंने जल्दी मैंने को तो पता था मैं, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। मैं एक बच्चे के साथ अपने रूम पे आ गया, 2-3 दिन तो मतलब पैर ही नहीं रखा जा रहा था, ये हो रहा है यार क्या करें। तो मैं OGQ में सपोर्टेड था, तो OGQ वाले जो NGO हैं, तो उन्होंने मेरी MRI करवाई कि MRI करवा लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या करना है। मैं कैम्प में तो बोल के आ गया कि को साहब ऐसे बात, मैं 76 साल जा रहा हूँ, वही से मैं एयरपोर्ट में मिल लूँगा। तो मैंने डॉक्टर ने MRI करी, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आगे क्या टूर्नामेंट है। मैं कहा जी ऐसे अभी क्वालिफाई होने हैं, जुलाई अगस्त में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो बोला कि रवि मैं सजेशन देता हूँ तो आप ये टूर्नामेंट को छोड़ दो। मैं जी क्यों? बोला अगर ये ना इतना बचा हुआ है लिगामेंट, वैसे जो टूटा हुआ है इतना बचा, अगर ये थोड़ा भी झटका लगा ना तो टूट जाएगा, टूटने बाद ऑपरेशन है। तो मेरे को लगा यार अब क्या करें, हम तो भाई फंस गए यार, ना जॉब है ना कुछ भी है। फिर मैं चलो, फिर मैं काफ़ी नहीं था नाराज। फिर मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनसे बैठे बात करी कि यार ऐसा क्या करें। तो बोले कि यार ये मौका मिला है, छोड़ मत, तू इस चैंपियनशिप के लिए तू जा, जैसा भी हो तू जा, लड़, जैसा लड़ा जा लड़, तू जा पर। तो फिर मैंने मन बना, हाँ चल यार जाते हैं, मौका क्यों छोड़ते, किसी और को क्यों जाने देते, अब तेरे को तू ट्रायल में फर्स्ट है, तू सब कुछ है, तू जा। तो मैंने मन बना लिया, बस ठीक है। फिर एक परेशानी ये, मन तो बन गया, रेस रनिंग नहीं हो रही, मैट नहीं हो रहा, तो वजन कैसे कम करेगा, वजन कम नहीं करा तेरे को तो बैन लगा देंगे। हाँ जी। कोई ऐसा खिलाड़ी तो मैं था नहीं उस टाइम तक, तो भाई यही था भाई जूनियर, सब जूनियर या अंडर 23, कोई मतलब ये तो था नहीं भैया, अब क्या करें। तो 2 दिन रह गए जाने के, मैं जिम में गया ऊपर ट्रेनिंग के लिए, और मैं चलो थोड़ी रनिंग करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 10-20 सेकंड एंकल को कस वस के बांध दिया, पट्टी वट्टी टेप टैप, तो 1-2 मिनट भाग गया और इतना दर्द हो गया, मैं वापस बैठ गया। मैं कहा यार अब क्या करूँ, अब तो फंस गया तू, अब तो तू जाएगा भी तू, और वो वापस तेरा वजन भी नहीं आएगा, तो तू फंसेगा। फिर मैं चलो यार जो होगा चलो ठीक है देखते हैं, ऊपर वाले पे छोड़ कर मैं अपने रूम में आ गया। 2 दिन बाद टीम जानी थी, हम सारे के सारे गए, हम 5-6 जने जो 76 साल से थे। मैं था, दीपक था, सुमित मलिक था,
रजनीश था, अमित धनखड़ था, हम सारे के सारे, मैं तो मतलब छोटा ही था, मैं था और दीपक था, हम छोटे थे। तो हम फिर गए और ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई, वहाँ पे पहुँच तो गए। पहुँचने के बाद क्या हुआ पता नहीं, वहाँ पे मतलब अपने आप ही आराम हो गया एंकल में। मतलब रनिंग भी करी मैंने, वजन भी घटाया और कुश्ती भी लड़ी, पर हाँ मेडल नहीं आया मेरा। मैं ब्रॉन्ज मेडल की बाउट थी, वह काफ़ी क्लोज बाउट थी, और वो मैं लूज कर गया ब्रॉन्ज मेडल की, और मैं खाली। मैं हम टीम में 10 गए थे, 10 में से 8 के मेडल थे, मैं था खाली, और एक और था मेरे साथ। हम सारे के साथ सब मेडलिस्ट थे, हम खाली थे। पर ये था कि वहाँ पे ना एक चीज़ मिली कि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी के साथ मैं ब्रॉन्ज मेडल की बाउट थी, वो थे वर्ल्ड चैंपियन था, एक जापानी पहलवान ताकाशी, वो वर्ल्ड चैंपियन था, वर्ल्ड का मेडलिस्ट था। तो उसके साथ मैं लूज तो कर गया, पर मेरे काफ़ी क्लोज बाउट हुई, एंकल में बहुत पेन के बाद भी ये लगा यार तू तो बहुत करीब है, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियन के पहलवान के साथ आखिरी की 15 सेकंड तक मैं जीत, मतलब विन था, आखिरी 15 सेकंड में लूज कराया मैंने। मगर यार तू अगर ठीक होगा तो जीत जाएगा। तो मतलब वहाँ पे काफ़ी मनोबल बढ़िया, पर दुख हुआ भाई यार हार गए खाली। फिर उसके बाद एक और झटका लगना था, वो तो लगा ही लगा। तो मेरी बात हुई एक मेरे दोस्त से कि ऐसे ऐसे यार तुम्हारी जो ज़मीन थी ना मगा, वो तेरे पिताजी ने मतलब उनको ज़मीन को ले रखा था 20 एकड़ को मगा, मतलब उसमें सब में आग लग गई और सारे जल गए। मगा यार अब क्या करें, अब ना जॉब, अब ये यहाँ पे भी हार मार गए। फिर मैं चलो यार ठीक है। तो फिर पिताजी का यार इतना अच्छा था कि मतलब हमारे तो जड़े ही थे, औरों के भी जड़े थे, तो सब ने ना उन पे कुछ कुछ पैसे ले लिए, जिस मतलब वो मशीन की वजह से लगी थी। मेरे पिताजी ने एक पैसा भी नहीं दिया कि नहीं भाई आपकी गलती थोड़ी ना, वो तो भाई होना ही था ये तो मेरे पिताजी ने नहीं लिए। पर वो ऐसा लक उस टाइम एकदम से घूमा। उसके बाद कुछ दिन बाद ओलंपिक की ट्रायल हुई, उसमें फर्स्ट आए, फिर ओलंपिक के वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए, फिर वहाँ पे भी हमने ब्रोंज मेडल जीता और वही क्वालिफाई हो गया। वहीं से जॉब भी मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से एकदम से टर्न हो गई। पहलवान जी आपके पिताजी का नाम पहलवान जी? मेरे पिताजी राकेश दिया। राकेश जी। पहलवान जी इतनी बड़ी जर्नी आपकी हुई, जब आप ओलंपिक की फाइनल की बात चल रही थी, आपका कैसा फीलिंग था पहलवान जी? देखो पहले से एक टारगेट था कि ये देश के लिए मतलब गोल्ड के लिए खेलना है, ये था ही नहीं कि भाई ब्रॉन्ज सिल्वर के लिए। कोई मतलब यही नहीं था कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं तो बस ठीक है, बस यही था कि यार नहीं मतलब जितना अपने से बेस्ट होगा ना उतना करने की कोशिश करनी, बस यही था कि फर्स्ट आना है। कोई मतलब ये नहीं था कि भाई नहीं सिल्वर या ब्रॉन्ज, मैं सोची ही नहीं थी कभी भी। बाकी मतलब जो कुश्ती से जुड़े लोग थे मेरे ख्याल से तो आपको तो पता होगा, सबको ये था कि भाई रवि का मेडल आ सकता है। हाँ जी। और लोगों को तो इतनी नॉलेज नहीं थी, जो गेम से जुड़े नहीं थे उनको नहीं था कि भाई मैं कोई रवि भी है, कोई भी नहीं। और मैं रहना भी नहीं चाहता था इस लाइमलाइट में। अच्छा है कि यार चलो चुपचाप करते हैं, जब होता है तो फिर अपने आप ही पता चल जाएगा। बस ये था कि यार अच्छा करना, जितना ही बेस्ट हो, बस उसी इजाज़त से गए थे और ऊपर वाले की बड़ी कृपा हुई, चलो सिल्वर जीता। पर बड़ी खुशी, बड़ी अच्छा लगा। पहलवान जी जैसा नेक्स्ट जनरेशन के यूथ को क्या एडवाइस देंगे पहलवानों को, आरएसओ पहलवानों को? देखो मैं तो सबको ये कहूँगा कि यार आज के दिन ना सबसे बड़ी चीज़ है ना, पहलवान हो चाहे कोई भी हो, मोबाइल से बहुत दूर रहना चाहिए कुछ दिन के लिए, जब तक आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो। उसके बाद आप फ़ोन चलाओ, कौन मना कर रहा है, कोई भी नहीं। आप इससे दूर रहो, नशे से दूर रहो, और एक अच्छे माहौल में रह के, अच्छे व्यवहार रख के, और अच्छा मतलब हर चीज़ को अच्छा करो। कि देखो खिलाड़ी बनना या कोई ऑफिसर बनना, बिजनेसमैन बनना एक दूसरा पहलू है। पहला पहलू कि आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आप अच्छा व्यवहार रखो, सबसे इज्जत से बात करो, सबसे प्यार से मिलो। देखो काम तो कौन किसका कर सकता है, कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऊपर वाला ही है जो हर चीज़ को हर तरीके से कर सकता है। हम तो एक जरिया बनते हैं। तो पहले इंसान बनो, उसके बाद इतनी मेहनत करो एक साफ दिल से, ऊपर वाला जरूर आपकी मदद करेगा किसी न किसी रूप में। पहलवान जी जैसा आपकी प्रैक्टिस सेशन कैसा रहता था, जरा उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? प्रैक्टिस हमारी सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो 8 साढ़े 8 बजे तक कंटिन्यू ट्रेनिंग होती है। जैसे पहले रनिंग है, रनिंग के बाद स्प्रिंट है, फिर उसके बाद आधा घंटे का 25 मिनट का रेस्ट होता है। उसके बाद फिर बाउट के लिए चले जाते हैं सुबह। तो फिर बाउट होती हैं, जैसे मंडे को 3 बाउट होती है, ट्यूजडे को 4 हो जाती हैं। तो इस तरीके से करते हैं ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर जैसे दंड बैठक लगानी, रस्सा चढ़ना, इस तरह 8:30-9 बज जाते हैं। फिर उसके बाद खाना पीना, रेस्ट, फिर शाम को फिर ट्रेनिंग होती है। शाम को जैसे वो कोचिंग के शेड्यूल होते हैं, आज दंड बैठक लगवानी, आज वेट ट्रेनिंग करनी, आज टेक्निक पे काम करना है, आज थोड़ी हल्की करनी, आज या गेम करना, इस तरीके से शेड्यूल होता है। तो इस तरीके से कोचिंग है वही बनाते हैं। पहलवान जी आपका खुराक कैसा रहता था? खुराक की बात करें तो देखो सुबह उठते हैं तो फिर जैसे फ्रेश व्रेश हो गए, कुछ फ्रूट्स जरूर लेते हैं, कुछ बनाना है या कुछ इस तरीके से ये लेते हैं। बनाना ये तो कुछ जैसे ये एप्पल खा लेते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो बीच में कुछ सप्लीमेंट होते हैं वे लेते हैं, जैसे प्रोटीन है इस तरीके से। तो इस तरीके से ही छोटे छोटे करके भाग में हर चीज़ होती है। मुनक्का का पानी होता है, बादाम का पानी होता है, फिर उसके बाद
ब्रेकफास्ट होता है उसमें आप अलग अलग तरीके से दलिया होता है इस तरीके से लेते हैं। सबका अपना अपना अलग रहता है। मैं जैसे वेज की तरफ हूँ तो कुछ नॉन वेज वाले हैं जो भी सुबह अंडे वंडे इस तरीके से ले लेते हैं नॉन वेज, तो इस तरीके से रहता है। पहलवान जी, जब इंटरनेशनल लेवल पे गए अपने इंडिया से तो बेहतरीन रशिया, जापान और चाइना है, यूएसए, जैसा उनकी अपनी प्रैक्टिस को देखे बाद उनकी लड़त को देखे तो आपको कैसा फील होता था? देखो सबका ना पे एक अलग तरीका है, चाहे कोई इंडियन होते हैं हम स्टेमिना पे ज़्यादा खेलते हैं, रशियन है वे टेक्निक पे ज़्यादा करते हैं, यूएसए वाले हैं वे मतलब टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा करते हैं और ट्रेनिंग पे भी ज़्यादा करते हैं, तो ईरान है वो भी स्ट्रेंथिंग पे ज़्यादा काम करता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं सबके। बस यही था कि हम अगर दूसरे कंट्री के जितने भी हमारा जो रेसलिंग है ना, मैं मानता हूँ रेसलिंग ऐसा खेल है कि जितने अच्छे खिलाड़ियों के साथ आप ट्रेनिंग करोगे ना उतने आप निखर जाओगे। कि आप अपने से बेहतर खिलाड़ियों के साथ जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हो सकता है उतनी ट्रेनिंग करो कि, क्योंकि देखो कोई अब मैं हूँ, मेरे कोई ये थोड़ा ना कि कोई फरसे लग रहे कि मांग ले वो काट दूंगा, मेरे साथ कोई ट्रेनिंग करेगा तो आज उसको मैं 5 बार पकड़ लूंगा तो कल उसको मैं 5 बार नहीं पकड़ पाऊंगा, कल मैं 4 ही बार पकड़ पाऊंगा, क्योंकि वो भी तो थोड़ा डिफेंस करेंगे। हाँ, क्योंकि उसकी ना बॉडी अपने आप एक दूसरे को कैच कर लेगी कि ये क्या कर रहा है, एक आध बार तो पक्का बचेगा अगले दिन, उससे कुछ दिन बाद वो एक आध बार और बचेगा, तो इस तरीके से वो मतलब नजदीक आता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको ना अच्छे सेंटर में ट्रेनिंग करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं नहीं कहता कि आप 76 साल में करो, जहाँ भी आपका मन करे, बस जहाँ पे अच्छे खिलाड़ी हो ना उनके साथ ट्रेनिंग करो तो आप निखर 100% पाओगे। हाँ, पर आपको समय देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। पहलवान जी, आपके पहलवानी के फील्ड में आपके फ्रेंडशिप का हिसाब दूसरे देश वालों के दोस्ती है क्या पहलवान? देखो सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है। मेरा तो ये रहता कि किसी से मिलो ना इतने प्यार से मिलो कि यार ये लगे कि हाँ यार किसी के साथ अच्छी तरह से मिले हैं और बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी हो। अभी ओलंपिक में भी उसने थोड़ा वाइट भी कर लिया था तो कोई परेशानी थोड़ी ना उसमें, वो यार बाउट थी, वो एक अपने देश के लिए खेल रहा था और छोटा मोटा हो भी जाता, कई बार आँख वाँख में उंगली लग जाती है, कोई हो जाता है, तो फिर भी मेरा तो ये रहता है कि यार सबके साथ अच्छा व्यवहार। पहलवान जी बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के वीडियो देने के वास्ते। थैंक यू पहलवान। थैंक यू भाई साहब।